आप रूस को लेके कभी कोई किताब उठाते हो तो उस किताब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये दिखती है कि रूस एक विचारधारा से जुड़ा है और उस विचारधारा का नाम है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। खैर, समाजवाद की विचारधारा हो तो पुरानी गई है, लेकिन आज की डेट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समाजवाद की विचारधारा से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्या पुतिन समाजवादी हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर उनकी समाजवाद की विचारधारा को इतना लगाव किस बात का? दोस्तों, समाजवाद की विचारधारा से लगाव पुतिन को इस बात का है कि पुतिन इस समाजवाद की विचारधारा को अमेरिका के अंदर किसी न किसी प्रकार से घुसाना चाहते हैं। खैर, अमेरिका तो एक ऐसा देश है जो कि एक कैपिटलिस्ट देश है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि एक कैपिटलिस्ट देश जिसने लगभग 40 से 45 साल एक शीत युद्ध तक, कोल्ड वॉर तक लड़ी रशिया के साथ, सोवियत संघ के साथ, जिसमें उसने समाजवाद की विचारधारा को तोड़ा, तो ये समाजवाद की विचारधारा को लेके आज की डेट में पुतिन क्यों बैठे हैं? दोस्तों, इस पूरे बड़े खेल को जो एक विश्व स्तर पर आज की डेट में चल रहा है और पुतिन का एक पेट प्रोजेक्ट कह लीजिए कि बन चुका है, इसको समझने के लिए आपको समाजवाद की विचारधारा के बारे में कुछ क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक मानती है इस थॉट प्रोसेस में कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक तौर पे कष्ट ना हो किसी भी व्यक्ति को, और पूरे के पूरे समाज में समानता हो। समाजवाद यानी कि सोशलिज्म दोस्तों, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी प्रमोट करना चाहती है, सफरिंग को एंड करना चाहती है। और समाजवाद इस नोबल गोल को अचीव करने के लिए स्टेट को एक प्रिंसिपल एजेंसी बनाती है और बोलती है कि स्टेट पूरी की पूरी सोसाइटी में लोगों को रिसोर्सेज खुद देगा। जो लोग हैं वो चाहे संपत्ति कमाने की परिस्थिति में हो या ना हो, लोग काम करने की परिस्थिति में हो या ना हो, इन सारों को स्टेट की तरफ से एक ऐसे बेनिफिट मिले कि जिसकी वजह से पूरे के पूरे समाज में समानता हो और किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये समाजवाद मानती है। लेकिन इसी समाजवाद को अचीव करने के लिए, इस बड़े नोबल गोल को अचीव करने के लिए, समाजवाद की सोच रखने वाले, विचारधारा को मानने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट को सारे के सारे रिसोर्सेज को और पूरे के पूरे समाज की संपत्ति यानी वेल्थ को नेशनलाइज करना होगा। इसीलिए आप देखिए कि समाजवाद की विचारधारा वाले हमेशा बात करेंगे राष्ट्रीयकरण का, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई स्टेट जो है, जब वो चीज़ों को, रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर ले, उसके बाद वो सोसाइटी में सारे लोगों के बीच रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बांटेगी, जिससे कि कोई भी सफरिंग ना हो। लेकिन दोस्तों, मार्गरेट थैचर जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने बहुत ही गहरी स्टडी करी समाजवाद के बारे में। उन्होंने ये तक कहा कि समाजवादी सोसाइटियाँ जो हैं ये लंबे समय तक चल नहीं सकती, ये इवेंचुअली फेल होंगी ही होंगी। और उन्होंने ये कहा कि इनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये है कि समाजवादी सोसाइटियों में, समाजवाद की विचारधारा की मानने वाली सोसाइटियों में सबसे बड़ा कष्ट ये होता है कि वहाँ पर किसी भी आदमी में काम करने का कोई महत्व और मोटिवेशन नहीं रह जाता। और काम करने का मोटिवेशन वो कहती हैं कि इसलिए नहीं होता क्योंकि समाजवाद सोसाइटियों में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये होती है कि वहाँ पर सोसाइटी यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो हमेशा ये बात करती है कि संपत्ति तो सिर्फ राज्य के पास रहेगी, संपत्ति तो जो है उसका राष्ट्रीयकरण होगा। तो दोस्तों, मार्गरेट थैचर का मानना है कि एक ऐसे समाज में जब समाजवाद विचारधारा आ जाए और जब आदमी को ये बात बोल दी जाए कि आप संपत्ति रखेंगे ही नहीं, तो उसको ये मालूम होगा कि मैं अगर संपत्ति अपने पास काम करके, मेहनत करके नहीं रख सकता, तो वो काम में भी दिलचस्पी नहीं लगाता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, अगर हम समाजवाद के बारे में बात करें तो समाजवाद की पूरी सोच किसी न किसी तरह से उद्यमशीलता को और नवाचार को मारती है, यानी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को मारती है। दोस्तों, उद्यमशीलता और इनोवेशन, अगर मान लीजिए उद्यमशीलता और नवाचार यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन अगर एक समाज में नहीं हुआ तो कोई भी विचारधारा की वो समाज क्यों ना हो, वो समाज कभी प्रगति कर ही नहीं पाएगा। जब हर एक चीज़ राज्य करेगी, हर एक चीज़ स्टेट करेगी, तो उद्यमशीलता और नवाचार के कारण ना होने के, इनके एब्सेंस के कारण वो सोसाइटी में कभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं दोस्तों समाजवाद विचारधारा की, तो समाजवादी सोसाइटियों में एक समस्या और आती है, और समस्या वो सबसे बड़ी ये होती है कि यहाँ पर जो स्टेट इन्वॉल्व होता है डिस्ट्रीब्यूशन के वेल्थ में,
उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने के समय वहाँ पर एक ऐसा वर्ग क्रिएट हो जाता है जो वर्ग पूरे के पूरे संपत्ति को अपने कंट्रोल में ले आता है। और वो वर्ग जो निचले वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं सोसाइटी के, उन वर्गों को वो संपत्ति कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि समाजवाद की विचारधारा बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक जगह वो कहती है कि सोसाइटी में समानता हो, कि गरीब और अमीर के बीच में कोई बेसिकली किसी भी प्रकार का डिफरेंस ना हो, लेकिन इसी सोसाइटी में सबसे बड़ी ब्यूटी ये हो जाती है कि समाजवाद विचारधारा को एग्जीक्यूट करने के दौरान एक ऐसा एलीट क्लास का वर्ग क्रिएट हो जाता है जो सारे के सारे रिसोर्सेज पहले अपने पास रख लेता है। नीचे की सोसाइटी को वो रिसोर्स मिलते नहीं, तो नीचे की सोसाइटी जो है वो उस समय रॉबरी, चोरी करना, डकैती मारना, इन कार्यों में आ जाती है। और जब ये कार्य सोसाइटी में और समाज में फैलने लगते हैं तो समाजवाद विचारधारा की सोसाइटियाँ स्टेट का प्रयोग करके इन पिछड़े वर्ग, ये गरीब वर्गों के लोगों को जो कि चोरी डकैती कर रहे होते हैं, इनको सप्रेस करती है और इनकी सोच में बदलाव लाती है और इनको बोलती है कि आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ राज्य के बारे में सोचना है, आप गरीब हैं ये आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस पूरी विचारधारा का क्या लेना देना। दोस्तों, आज की डेट में अगर अमेरिका के अंदर रशिया कोई गेम प्लान कर रहा है तो वो गेम प्लान यही है। दोस्तों, रशिया आज की डेट में अमेरिका के अंदर सोशलिज़म लाना चाहता है, और वो सोशलिज़म इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि सोशलिज़म रशिया में कामयाब नहीं हुआ। वो सोशलिज़म इसलिए लाना चाहता है क्योंकि रशिया ये चीज़ समझ चुका है कि अगर अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोग समाजवाद विचारधारा के साथ जुड़ने लगे, अगर अमेरिका के पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर अमेरिका के पॉलिटिशियंस समाजवाद विचारधारा की बात करने लगे, तो इससे बढ़कर रशिया के लिए कोई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसी सोसाइटी जिसने अपने जन्म से लेकर आज तक सिर्फ कैपिटलिज्म को ट्रायम्फ किया है, एक ऐसी अमेरिकन सोसाइटी जो हमेशा से ये बोलती आई है कि हम तो फ्रीडम लविंग हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पर एक एक इंडिविजुअल को एक आज़ादी और फ्रीडम है कि वो जितनी मर्जी संपत्ति कमाना चाहे वो कमाए, जैसे मर्जी रहना चाहे वो रहे, चाहे वो गरीब है अमीर है, हमें कोई परवाह नहीं। इस सोसाइटी में अगर एक ऐसी परिस्थिति रशिया पैदा कर दे कि वो सोसाइटी में समाजवाद की जैसी चर्चाएं होने लगें, तो दोस्तों रशिया अपने कार्य में सक्सेसफुल रहेगा अमेरिका को तोड़ने के लिए। पर सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में समाजवाद की विचारधारा अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट तो की नहीं जा सकती, तो ये समाजवाद की विचारधारा अमेरिका में कैसे आएगी। दोस्तों, आज की डेट में रशिया ये चीज़ समझ चुका है कि ये आएगी केवल और केवल दो चीज़ों से। पहला है सोशल मीडिया। दोस्तों, आज की डेट में जो अमेरिका में जिस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में एक आदमी अपने ओपिनियन को दूसरे आदमी के ओपिनियन को काउंटर करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है, दो आदमी अपने विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते हुए इंटॉलरेंट हो रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में रशिया कुछ ऐसा ही चाहता है। दोस्तों, रशिया ये चाहता है कि अमेरिका में इतना हेट्रेड पैदा हो जाए, लोग जो टॉलरेंस है, जो एक फ्रीडम है, जो अमेरिका जिसके लिए स्टैंड करता है, अगर वो टूट जाए तो आज की डेट में ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए वॉरियर्स हैं अमेरिका में, जो अपनी विचारधारा दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, इम्पोज करना चाहते हैं, इससे एक टोटलिटेरियन रेजिम पैदा होगा। क्योंकि दोस्तों, जब सोसाइटी पोलराइज होगी तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस पोलराइज सोसाइटी का राजनीति को होगा, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पोलराइज सोसाइटी का फ़ायदा लेते हुए वोट्स कैप्चर करेंगी, और कल को यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जब पावर में आएंगी तो ये किसी प्रकार का टॉलरेंस शो नहीं करेंगी। ये एक लंबा गेम प्लान है। आज की डेट में ये इनटॉलरेंस अभी तक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स तक, जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका में हैं, उन तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अमेरिका का कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जो आज की डेट में पोलराइज्ड ना हो। अमेरिका के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो आज की डेट में अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, अपने पॉइंट को कन्वे करने के लिए दूसरे के ऊपर हिंसक ना हो जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं कि वो वर्ल्ड को एक जोड़ रहा है, एकता पैदा कर रहा है, दोस्तों यही सोशल मीडिया का प्रयोग रशिया कर रही है अमेरिका के अंदर। क्योंकि रशिया चाहती है कि इस सोशल मीडिया पे ऐसे अमेरिका की सोसाइटी में टेंशन्स पैदा हों
कि इस सोसाइटी की, इस पूरी टेंशन की वजह से पूरी अमेरिकन सोसाइटी में डिस्कॉर्ड हो, और ये डिस्कॉर्ड के कारण अमेरिका में जब टोटलिटेरियनिज्म आएगा, जब लोग एक दूसरे को लेके इंटॉलरेंट होंगे, तो इवेंचुअली आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर इन्हीं इंटॉलरेंट लोगों के वर्ग बना बनाकर पॉलिटिकल पार्टियां भी पावर कैप्चर करेंगी। और आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर रशिया कुछ चाहता है तो वो यही चाहता है कि अमेरिका के अंदर सोवियताइजेशन हो जाए। अमेरिका अगर वो एक टोटलिटेरियन स्टेट बन जाए जिसमें लोग इंटॉलरेंट हो जाएं, तो दोस्तों ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये जो टोटलिटेरियनिज्म की लड़ाई है, ये जो एक समाजवाद की पूरी विचारधारा के अंदर जो स्टेट वैसे भी एक टोटलिटेरियन स्टेट बन जाता है, जब वो सप्रेस करता है गरीबों को और दूसरे वर्गों को, आज की डेट में पुतिन यही चीज़ चाहता है कि अमेरिका के अंदर अगर कुछ हो तो वो उसका गेम प्लान एक ही है, सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। दोस्तों सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका इतना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए कि एक अमेरिका जैसी सोसाइटी जो कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पर आज की डेट में उसके नेता स्टेट की बात करने लग गए हैं। दोस्तों अमेरिका कैपिटलिस्ट सोसाइटी में स्टेट का रोल मिनिमल होता है। मार्केट हर चीज़ को प्रोवाइड करती है। मार्केट एक ऐसी एजेंसी रहती है जो स्टेट के अंदर सारी सेवाएं देती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़माना हो या उससे पहले ओबामा के 8 साल हों या आज की डेट में जो बाइडन हो, ये सभी लोग बात करते हैं कि स्टेट हेल्थ केयर देगा, स्टेट एजुकेशन देगा, स्टेट ट्रांसपोर्ट बनाएगा। दोस्तों ये जो अमेरिका के अंदर एक विचार पैदा हो रहा है कि स्टेट को प्राइमेसी लानी है, मार्केट को वो सेवाएं सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं करनी, नागरिकों को प्रोवाइड नहीं करनी, और स्टेट को एक प्रिंसिपल एजेंसी बनता जाना है। दोस्तों इससे हो रहा है कैपिटलिज्म का इरोजन। आज की डेट में जब आप पढ़ते हैं अमेरिका के बारे में और बात करते हैं ओबामा केयर की, तो ओबामा केयर जिसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये प्रपोजल लाया था कि भाई पूरी की पूरी अमेरिका की जनता को ओबामा केयर के तहत स्टेट जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, इससे बड़ा विक्ट्री व्लादिमीर पुतिन के लिए नहीं था। क्योंकि अमेरिका की एक ऐसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर स्टेट के बड़े से बड़े पद के अधिकारी स्टेट की प्राइमेसी को बढ़ाते हुए दिखाएं और मार्केट को दबाते हुए दिखाएं, तो ये है सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। आज की डेट में यही सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका, टोटलिटेरियनिज्म इन अमेरिका, पुतिन का गेम प्लान है। दोस्तों पुतिन हर हालात में इस गेम प्लान को अचीव करने के लिए लगा है। थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, आने वाले समय में जब भी आप अमेरिका के किसी भी राजनेता को या उसकी सोसाइटी में किसी भी प्रकार का ऐसा विचार देखते हैं कि जहां पर पूंजीपति जो हैं उनको पीछे किया जा रहा है और उसकी जगह पर स्टेट एक प्रिंसिपल एजेंसी बनता हुआ आ रहा है, तो अपने मन में याद रखिएगा कि यहाँ पर हो रहा है सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। और आज की डेट में इसी सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका को, विचारधारा को लाने के लिए पुतिन एकदम अग्रेसिव है। तो दोस्तों ये समाजवाद की विचारधारा अगर अमेरिका में आ गई तो पुतिन मानते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका भी उन्हीं इवेंचुअली फेल्ड स्टेट्स की लिस्ट में आ जाएगा जो सोशलिज्म के कारण या कि समाजवाद के कारण इवेंचुअली फेल हो गई। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका को तोड़ने का एक विचारधारा बनाई जा रही है। अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई मिलिट्री वेपन का प्रयोग नहीं, एक विचार का प्रयोग है। और पुतिन इस विचारधारा की लड़ाई के सबसे बड़े हीरो हैं। तो देखते जाइए कि अमेरिका में और क्या क्या होता है, क्योंकि सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका एंड टोटलिटेरियनिज्म इन अमेरिका, ये दो चीज़ें पुतिन के खुद के पेट प्रोजेक्ट्स हैं। धन्यवाद। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। वो अमेरिका की बर्बादी चाहते हैं, अमेरिका को तोड़ना चाहते हैं। इसी बीच एक सवाल ये भी उठता है कि 2016 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ, तो कई बार बोला जाता है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए कुछ किया। क्या रशिया के राष्ट्रपति या क्या रशिया का कोई रोल 2016 के ट्रंप के चुनाव में था या नहीं था? क्या रशिया ने जेन्युइनली किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करा या नहीं करा? क्या 2020 में जब कैपिटल हिल राइट्स हुए और 2020 में भी जब चुनाव लड़ने के लिए ट्रंप उतरे थे मैदान में, क्या उस समय किसी प्रकार की मदद रशिया ने करी? रशिया अमेरिका के पीछे हाथ धो के पड़ा क्यों है? दोस्तों ये ऐसे पेचीदा सवाल हैं जिनके उत्तर आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, विशेषज्ञों को सुन लीजिए, आपको इसके उत्तर नहीं मिलते। बड़े ही कलर्ड और बायस उत्तर मिलते हैं। और ये पेचीदा सवाल मुझे भी बहुत समय से परेशान कर रहे थे।
लेकिन पिछले 3 सप्ताह से जब से मैं मोसाद की सीरीज़ पे काम कर रहा था और मैं मोसाद के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इकट्ठी करके उसको पेश करने की कोशिश कर रहा था, तो पेंटागन के J2 डिवीज़न में एक अधिकारी हैं जो मेरे पुराने मित्र भी हैं, वो भारत आए और 3 सप्ताह पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रूस के बारे में और अमेरिका के खेल के बारे में बताई जो मुझे तो बहुत ही चौंकानेदार लगी, क्योंकि मुझे वो बातें सुनकर एक चीज़ समझ आ गई कि आने वाले 4 से 6 महीने में रूस कुछ बहुत बड़ी हरकत करने जा रहा है। वो रूस क्या हरकत करने जा रहा है, रूस के क्या आज की डेट में इंटेंशंस हैं अमेरिका को लेके, यूरोप को लेके, और आने वाले समय में रूस का क्या खेल होने जा रहा है, ये चीज़ मैंने सोचा कि सबसे पहले मोसाद की सीरीज़ से भी पहले मेरे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जाननी अनिवार्य है। दोस्तों, पेंटागन का J2 डिवीज़न जो है वो एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें CIA की सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड जो डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस CIA गैदर करती है वो J2 डिवीज़न के सामने लाके पेश करती है। पेंटागन की J2 डिवीज़न उन्हीं सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को डे बाय डे बेसिस पे एनालाइज करके डेली बेसिस पे एक इंटेलिजेंस एस्टीमेट ब्रीफिंग तैयार करके अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखता है। जो व्यक्ति मिले वो J2 डिवीज़न के हैं और उनके पास एक ऐसी पेचीदा नॉलेज थी जो बाहर जनरली पब्लिक डोमेन में कभी भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसी को आपके सामने यहाँ पर मैं पेश करूँगा ताकि आपको मालूम चले कि आने वाले समय में लार्जर जियोपॉलिटिक्स रशिया के बीच में और US के बीच में क्या है, और आपकी सोच इंटरनेशनल अफेयर्स को देख के बदलेगी। आपको मालूम चलेगा कि खुफिया खेल कैसे खेले जाते हैं। तो दिल थाम के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में ये जो ऑपरेशंस अब स्टार्ट हो रहे हैं इस चैनल पे रशियन स्पाई ऑप्स के नाम पे इस सीरीज़ में, ये ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो आपको दिल दहला देंगे और आपको एक वाव फीलिंग दिलवाएंगे कि एक्चुअल में वर्ल्ड चलता कैसे है। मैंने आपसे इसी वीडियो की शुरुआत में एक सवाल पूछा था, रूस आज की डेट में अमेरिका को तोड़ना क्यों चाहता है, रूस अमेरिका की बर्बादी क्यों चाहता है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय रूस के राष्ट्रपति हैं, जिनकी सोच एक पर्टिकुलर इवेंट से बड़ी प्रभावित हुई है, और वो इवेंट था 1989, 1990, 1991। ये 3 साल का जो पीरियड था जब सोवियत संघ, जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते थे, इस सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ। पुतिन उस समय एक यंग KGB के कर्नल थे, और वो यंग KGB का कर्नल जो आज की डेट में रशिया का राष्ट्रपति है, इस पर्टिकुलर इवेंट ने उसकी सोच बहुत गहरी तरीके से प्रभावित करी। दोस्तों, अगर आप आज की डेट में कोई भी किताब पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सोवियत संघ टूटा क्यों, तो उसके पीछे बहुत सारे आपको कारण मिलेंगे, जिसमें आर्थिक तौर के कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण आपको जो है सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, सुनाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पुतिन इन सारे कारणों को रिजेक्ट करता है। पुतिन का मानना ये है, और क्योंकि पुतिन एक KGB का स्पाई था, तो पुतिन वो खबर को जानता है जो शायद दुनिया नहीं जानती है, और आज से आपको जानने की आवश्यकता है कि पुतिन का मानना ये था कि सोवियत संघ को तोड़ने में अमेरिका का बहुत बड़ा एक हाथ था, और उसका ये तक मानना था कि अमेरिका की डायरेक्ट इंटरफेरेंस के कारण सोवियत संघ टूटा। ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस कैसे हुई, क्या हुई, आने वाले ऑपरेशंस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये नज़रिया तो मैंने खुद भी कभी नहीं जीवन में सुना था, लेकिन जब मुझे मालूम चला तो ये चीज़ आपको भी मालूम होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि पुतिन को ये बात मालूम चली कि एक तरीके से सोवियत संघ का टूटना अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अमेरिका के तरफ से किए गए कार्यों की वजह से हुआ। आज की डेट में पुतिन का जो पूरा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, पुतिन की जितनी नीतियां हैं विदेश नीतियों को लेके, या पुतिन की जितनी सामाजिक तौर पे नीतियां हैं रशिया को लेके, या पुतिन की आज की डेट में इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो प्रयोग है अमेरिका को लेके, ये सारे के सारे आज की डेट में ड्रिवन हैं इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि अगर अमेरिका ने सोवियत संघ को तोड़ा है तो उसका बदला पुतिन लेगा, और उसके बदले में पुतिन हर एक वो कार्य करेगा जिससे कि अमेरिका टूटे। दोस्तों, पुतिन बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति है रूस का। रूस के राष्ट्रपति होने के नाते, फॉर्मर KGB के स्पाई होने के नाते
पुतिन ने रशिया को एक सिक्योरिटी स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सिक्योरिटी स्टेट का मतलब कुछ ऐसा होता है, अगर साधारण शब्दों में मैं बोलूँ और ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना जाऊँ, कि वो स्टेट अपनी सुरक्षा के लिए अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का प्रयोग करके उन देशों को तोड़ना चाहता है, खास करके वो देश जिसने रूस को पहले ऐतिहासिक तौर से तोड़ा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पुतिन की साइकी में अमेरिका नंबर 1 एनिमी है। आज की डेट में अगर आप पेंटागन में, अगर आप CIA के किसी अधिकारी की बात सुनते हैं या कभी उनके लिखित कोई आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, तो ये जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक बिलीफ, जो मीडिया आपके सामने रोज पेश करती है कि भाई अमेरिका का सबसे बड़ा अगर कोई वैरी या एनिमी है तो वो चाइना है, ये गलत है दोस्तों। अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी आज की डेट में ये बात जानती है कि अगर उसका कोई सबसे बड़ा एनिमी है तो वो वर्ल्ड में चाइना नहीं, वो रशिया है। और वो ये बात जानती है कि इस्लामिक टेररिज्म को कंटेन करने के बाद, उसको सप्रेस करने के बाद, ख़त्म तो नहीं किया, इसीलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया कि सप्रेस किया उसको, वो किसी न किसी फॉर्म में उभरेगा। कब उभरेगा, कैसे उभरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस्लामिक टेररिज्म को सप्रेस करने के बाद अगर अमेरिका आज की डेट में जानती है कि मेरा कोई सबसे बड़ा वैरी है, एडवर्सरी है, तो वो चाइना नहीं बल्कि वो रशिया है। क्योंकि अमेरिका को अब धीरे धीरे ये चीज़ समझ आ रही है कि पुतिन ने पिछले कई दशकों से बहुत मेहनत करी है। पुतिन ने क्या क्या किया है, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पुतिन ने सबसे पहले अमेरिका की पूरी सोसाइटी की एक बहुत गहरी स्टडी करी है। इस स्टडी के लिए उसने अपने डीप एसेट्स इंटेलिजेंस के भेजे हैं, जो हम बात करेंगे आने वाले समय में भी, जिनके मैं नाम तक लेके आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से एसेट्स थे जिसको पुतिन ने रशिया से US में भेजा, और जो US में जाकर एक अमेरिकन सिटीज़न की लाइफ जीते हुए, अमेरिकन पॉलिटिकल सर्कल्स के साथ रिश्ते बनाते हुए, अमेरिका के अंदर की इंटेलिजेंस डे बाय डे बेसिस पे पुतिन को सप्लाई करते थे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि पुतिन ये नंबर 1 जानना चाहते थे कि अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में कौन सी ऐसी नीतियां बन रही हैं जिससे कि सामाजिक तौर पे उसका इम्प्लीकेशन हो। पुतिन ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश करी कि जो पूरी की पूरी अमेरिकन सोसाइटी है वो सोचती कैसे है, उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचती है, क्या देखती है, क्या करती है। और पुतिन ने दोस्तों इतनी गहराई से ये स्टडीज़ की हैं कि आज की डेट में अमेरिका के माइंड को या एक अमेरिकन सिटीज़न के माइंड को हाईजैक करना पुतिन के लिए एक बाएं हाथ का खेल है। सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये तो गलत है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बड़ी बड़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी कंपनियां हैं जिसके तहत वो किसी भी वर्ल्ड के कोने में किसी भी लोगों के माइंड को हाईजैक कर लेती है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में रशिया के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है। अमेरिका सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है इंस्टाग्राम और फेसबुक से, लेकिन वो इंस्टाग्राम और फेसबुक से अगर कोई उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है डे बाय डे बेसिस पे, तो वो रशिया के एक पूरी की पूरी हैकिंग कम्युनिटी है। और आज की डेट में रशिया के ये साइबर वॉरियर्स हैं जो डेली बेसिस पे बैठ के इस इंटेलिजेंस को डे बाय डे बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, जिससे कि वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका के लोगों की सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं। क्योंकि अमेरिका के लोगों के माइंड को हाईजैक करना आज की डेट में रशिया के लिए एक प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरी चीज़, अमेरिका के लोगों के प्रतीक साइबर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के तहत, जिनके बारे में और गहराई से चर्चा भी करेंगे हम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानने की आवश्यकता ये है कि ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस के तहत आज की डेट में रशिया इस चीज़ को बढ़ावा दिया है उसने कि अमेरिका के लोगों के माइंड में स्टेट को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड पैदा करना। दोस्तों अमेरिका में रेशियल डिफरेंसेस आप सभी जानते हैं, गोरे काले का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसी गोरे काले के रेशियल डिफरेंसेस को फर्दर एक्सप्लॉइट करते हुए लोगों के मन में राजनीति को लेके एक हेट्रेड पैदा करना, लोगों के मन में पॉलिटिकल पार्टियों को लेके एक हेट्रेड पैदा करना, इस कार्य में पुतिन आज की डेट में अपनी सारी एनर्जी झोंक चुके हैं। सुबह से रात पुतिन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अमेरिकन सिटीजन्स के सामने ऐसी इन्फॉर्मेशन पेश करते हैं, इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन पेश करते हैं कि अमेरिकन सिटीजन्स अपने ही स्टेट से और निराश होते हैं
अमेरिकन सिटीजन्स अपने ही स्टेट से और हेट्रेड पैदा करते हैं। इस हेट्रेड में रशिया का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका के सिटीजन्स अपने ही स्टेट के खिलाफ हेट्रेड पैदा करेंगे तो अमेरिका के सिटीजन्स और अमेरिका की जो स्टेट है, अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन सभी लोगों में आपसी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और यदि इन सभी लोगों में आपसी कॉन्फ्लिक्ट रहा तो पुतिन ये बात जानते हैं कि इस केस में अमेरिका की एनर्जी रशिया को कमज़ोर करने में नाकाम रहेगी, क्योंकि अमेरिका अपने ही इंटरनल डिस्कॉर्ड में बिजी रहेगा। तो आज की डेट में अमेरिका की सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग टेंशन्स को एक्सप्लोर करना, उन एग्जिस्टिंग टेंशन्स को एक्सप्लॉइट करना, ये आज की डेट में पुतिन का एक बहुत बड़ा पर्सनल एम्बिशन है दोस्तों। और क्योंकि अमेरिका की सोसाइटी के बारे में, उसकी सोच के बारे में इतनी गहरी नॉलेज पुतिन ने प्राप्त कर ली है कि पुतिन आज की डेट में छोटे छोटे ऑपरेशंस करके अमेरिका की जनता को गुमराह करते हैं। दोस्तों, मेरे ही इस सूत्र ने बताया मुझे कि अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, उसके यहाँ पर एक इंस्पेक्टर जनरल का ऑफिस है, और उस इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस में एक क्लासिफाइड एनेक्स्चर ए करके एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट की कॉपी जब उन्होंने, मेरे मित्र ने मुझे दिखाई, तो उस रिपोर्ट में दो चीज़ें लिखी हुई थी। उस रिपोर्ट का टाइटल था स्टील डोजियर, और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये लिखी थी कि भाई, ये जो 2016 में ट्रंप गेट हुआ, इस इंसिडेंट को ट्रंप गेट बोला जाता है, कि जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव में पुतिन ने किसी प्रकार से डायरेक्ट मदद की थी। इस पूरे ट्रंप गेट का खुलासा हुआ, और आप जान के ये चौंक जाएंगे दोस्तों कि इस पूरे रिपोर्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये लिखी थी कि अमेरिका की CIA ये बात जान चुकी है कि ट्रंप का सपोर्ट रशिया ने किसी प्रकार से नहीं किया, रशिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। इनफैक्ट ये रियलिटी थी क्या? ये रियलिटी दोस्तों ये थी कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से पहले, क्योंकि पुतिन अमेरिका की साइकी को जान चुके हैं, अमेरिका के लोगों की सोच को हाईजैक कर चुके हैं, क्योंकि वो अमेरिका की सोसाइटी में अपने ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ नफ़रत पैदा कर चुके हैं, तो पुतिन ने इसी चीज़ को टेस्ट किया। उन्होंने 2016 के ट्रंप के चुनाव से चंद महीने पहले अमेरिका की सोसाइटी में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किया। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था, उस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसी सीरीज़ में बहुत गहराई से आपके साथ चर्चा करने जाऊंगा। उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी कि जिससे कि अमेरिका की पूरी सोसाइटी पोलराइज हो गई, और उस समय अमेरिका की सोसाइटी ऐसे पोलराइज हो गई इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के साथ कि अमेरिका की सोसाइटी में लोग जो है वो प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप हो गए। और ये प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप की वजह से जो अमेरिका की सोसाइटी में एक प्रकार का डिस्कॉर्ड हुआ, इस डिस्कॉर्ड को रशिया के राष्ट्रपति वोडका पीते हुए एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि देखो, एक फर्जी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के तहत कुछ ऐसे मैसेजेस मैंने भेजे अमेरिका की सोसाइटी में, अमेरिका के मीडिया हाउसेस को। वो कौन से मीडिया हाउसेस थे और उनको क्या क्या मैसेज भेजे गए दोस्तों, जब मैंने ये चीज़ों के बारे में सुना तो मैं खुद भी चौंक गया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आप खुद देखेंगे कि एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एक देश में चलाया कैसे जाता है। आप खुद इस बात को देख के चौंक जाएंगे कि कल को ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगर रूस अमेरिका के खिलाफ चला सकता है तो भूलिएगा मत कि भारत के एडवर्सरी हमारे खिलाफ भी चलाते हैं। और जब मैं आपको रूस का एग्जाम्पल अमेरिका में जो होता हुआ समझाऊंगा, आप खुद ही समझेंगे उसके बाद, और समझदार हो जाएंगे उसके बाद ये जानने के लिए कि भारत की सोसाइटी में भी इस प्रकार के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कैसे चलते हैं। तो दोस्तों, इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के बाद एक ऐसा अमेरिका की सोसाइटी में डिस्कॉर्ड आया, और वो डिस्कॉर्ड भी ये आया कि पूरी की पूरी सोसाइटी बट गई प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप में, कि वहाँ पर जो उनकी उस समय की खुफिया एजेंसी CIA थी, रादर देन ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी था या ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कैंपेन था या ये क्या था, उसके बजाय वो लोग बेसिकली इस काम में जुट गए कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को किसी प्रकार से फॉरेन संस्थाओं से कोई मदद मिल रही है।
एक जगह पर लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रंप को कोई मदद नहीं मिल रही, दूसरी जगह पर लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। और दोस्तों 2016 में जब ट्रंप का चुनाव हुआ, पूरा विश्व ये बात को जानता है कि 2016 से लेकर 2018 तक 2 साल अमेरिका में कई हज़ारों डॉलर खर्च के ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चले। उन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं साबित हुआ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स चले जिससे कि सोसाइटी में और डिस्कॉर्ड पैदा हुआ, सोसाइटी और पोलराइज हुई अमेरिका की, और ट्रंप को लेके नफ़रत पैदा हुई और ट्रंप को लेके एक जगह पर प्यार पैदा हुआ। और यही डिस्कॉर्ड पुतिन पहले दिन से चाहता था। दोस्तों आज की डेट में पुतिन ये बात समझ चुका है, अमेरिका को अगर हराना है, अमेरिका को अगर तोड़ना है, तो उससे कोई मिलिट्री लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसके नागरिकों के अंदर ऐसा डिस्कॉर्ड पैदा कर दिया जाए, अमेरिका के समाज में ऐसे बीज बो दिए जाएं जो इतनी नफ़रत पैदा कर दें कि अमेरिका में एक सिविल वॉर की परिस्थिति हो जाए। इस सिविल वॉर की परिस्थिति से अमेरिका के लोग एक दूसरे को आपस में ही ले लपेटेंगे, और इसकी वजह से जब अमेरिका उस सिविल वॉर को टैकल करने में बिजी रहेगा, उस समय अमेरिका विश्व लेवल पर कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा, और रशिया और चाइना मिलकर ग्लोबल पावर एम्बिशन को मटीरियलाइज करेंगे। ऐसा पुतिन का मानना है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले 4 से 6 महीने बताएंगे। लेकिन दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ और गहराई में एक एक वो दिलचस्प एस्पेक्ट की चर्चा करूँगा, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि विश्व स्तर पर 2 देश अगर लड़ते हैं तो वो खुफिया एजेंसियों का प्रयोग करते हुए लड़ते कैसे हैं। आज की डेट में रशिया की खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं अमेरिका को तोड़ने में। क्या वो अमेरिका को तोड़ने में कामयाब होंगी या नहीं होंगी, समय ज़रूर बताएगा। लेकिन आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आफ्टर ऑल पुतिन का जो गोल है वो गोल है क्या और क्यों है। धन्यवाद।